फिर लौटा पाबंदियों का दौर। महामारी की दहशत घनघोर, सड़कों पर छाया वीराना, अंधेरे में बंद हुआ आना जाना, दिन में सख्ती, रात में पहरा। कोरोना का खौफ है गहरा। सोशल डिस्टेंसिंग नो पालन करें। नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ठंड में कोरोना प्रचंड। जी हां, पिछली सर्दियों से कोरोना महामारी ने चीन के रास्ते दुनिया भर में दस्तक दी थी, लेकिन इस साल फिर सर्दियां आ गई हैं, लेकिन कोरोना का संकट जस का तस बना हुआ है। बल्कि अब तो हालात और भी बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि संक्रमण कम होने के बाद फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। ऐसे में हिंदुस्तान में पाबंदियों का दौर भी लौटने लगा है। लेकिन बड़ी खबर का इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे। आपको बता दें, कोरोना पर केंद्र की नई गाइडलाइंस भी अब सामने आ गई हैं। केंद्र की ये नई गाइडलाइंस, जिनमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में सख्ती होगी, सख्ती बरतने की बात कही गई है और राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने हिसाब से इसको तय कर सकते हैं। 1 दिसंबर से इसको लागू किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में और ज्यादा सख्ती होगी। बच्चों और बुजुर्गों को घर में ही रहने की हिदायत दी गई है। ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला। आप इस बात को समझिए कि दरअसल जब हिंदुस्तान में कोरोना का शुरुआती दौर था, लॉकडाउन के दरमियान ही सीधे सीधे न सिर्फ प्रधानमंत्री की ओर से बल्कि हर एक राज्य के मुख्यमंत्रियों की ओर से बार बार यही अपील की जा रही थी कि बच्चे और बुजुर्ग घर में ही रहें। और अब एक बार फिर से जब दूसरे दौर की आहट महसूस की जा रही है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इसी वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है, बच्चे और बुजुर्ग घर में ही रहें, क्योंकि ठंड की वजह से और कोरोना की ये जो स्थिति अभी बनी हुई है देश भर में, उसके कारण संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। वैसे एक एक करके कई राज्यों ने संक्रमण बढ़ता देख सख्ती भी शुरू कर दी है। दिल्ली सबसे ज्यादा मुश्किल में है। कोर्ट भी राजधानी के हालात को भयानक बता चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद डॉक्टर नरेश त्रेहन हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर मौजूदा दौर में हम कैसे बचे इस कोरोना से। लेकिन उसके पहले आज तक की ये रिपोर्ट देखिए। हालात एक बार फिर डराने लगे हैं। लॉकडाउन के दौर को भुला चुके लोगों के दरवाजे पर मुश्किल हालात एक बार फिर दस्तक दे रहे हैं। वजह सिर्फ एक है, कोरोना संक्रमण को कमजोर समझ लेने की गलतफहमी। देश की राजधानी दिल्ली इस भयानक सच्चाई का सबसे बड़ा आईना है। कोरोना इतनी तेजी से इंसानों को बेजान कर रहा है कि मौत के बाद की रस्म अदायगी भी युद्ध से कम नहीं रह गई। दिल्ली में पिछले 5 दिनों से मौत का आंकड़ा 100 के पार है। 24 नवंबर को 109 लोगों की मौत हुई, 23 नवंबर को 121, 22 नवंबर को 122, 21 नवंबर को 111 और 20 नवंबर को 118 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस लिहाज से देखें तो रोजाना औसतन 100 लोगों की सांसें कोरोना वायरस छीन रहा है। ऐसे हालात के बावजूद न तो दिल्ली की सड़कों पर भीड़ कम हुई है, न बाजारों में। इस वक्त हम लोग दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार में मौजूद हैं। ये वो बाजार है जहां पर हर वक्त लोगों की अच्छी खासी भीड़ मौजूद रहती है। लॉकडाउन के दौरान जब मार्केट दोबारा खुले तो इस बाजार में धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी और त्योहारों के वक्त में तो यहाँ अच्छी खासी भीड़ लोगों की लगने लगी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़े हैं और पिछले 5 दिनों में लगातार हर दिन होने वाली मौतों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच रहा है, जिसकी वजह से सरकार ने जो मास्क न पहनने का जुर्माना भी बढ़ा के 2000 रुपए कर दिया है। चालान के डर के मारे सभी ने मास्क तो पहना ही है। भाई सैनिटाइजर रखो, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। दिल्ली वाले भले न डरें, लेकिन कोरोना से सहमे देश के बाकी हिस्से दिल्ली के हालात देखकर सिहर रहे हैं और खुद को किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रोकवा माटे फरजियात बने मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग नो पालन करें। मुंबई में दिल्ली से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। वाराणसी में भी ट्रेन के जरिए दिल्ली से आने वाले यात्रियों की जांच हो रही है। मुरादाबाद में भी दिल्ली से आने वालों के टेस्ट हो रहे हैं और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तो रोजाना दिल्ली आने जाने वाले भी टेस्ट से नहीं बच पा रहे हैं।
जो दिल्ली से जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था की गई है कि उनका हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करके कोविड के बारे में पता लगा सकें। लेकिन दिल्ली से गाजियाबाद में के लिए एंट्री कर रहे हैं तो उनका रैंडम चेकिंग हो रहा है, सैंपलिंग हो रही है। अभी इसमें एक केस पॉजिटिव भी आया है। बहुत अच्छी पहल करी गई शासन ने, ताकि जो दिल्ली में लहर कोरोना की बढ़ी है उसका प्रभाव यूपी में ना आए और गाजियाबाद, खासकर गाजियाबाद में ना आए। कोरोना के पलटवार के चलते पंजाब में भी पाबंदियां वापस आ रही हैं। 1 दिसंबर से पंजाब के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। नाइट कर्फ्यू का वक्त रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। सभी बाजार और दुकानें रात 9:30 बजे बंद करना जरूरी है। 15 दिसंबर के बाद नाइट कर्फ्यू जारी रखने पर फैसला होगा। पंजाब से पहले देश के बाकी राज्यों में भी पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। गुजरात के 4 महानगरों में नाइट कर्फ्यू है। राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू है। महाराष्ट्र में दिल्ली समेत 4 राज्यों से आने वालों का कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। हरियाणा में 30 नवंबर तक स्कूल दोबारा बंद कर दिए गए हैं। हालात मुश्किल हैं, लेकिन ये हालात हमारी गलतियों की वजह से ही पैदा हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। अब अगर बात आसानी से समझ आए तो बेहतर है, क्योंकि अब भी नहीं संभले तो कोरोना से निपटने का फिलहाल एक ही तरीका है। 3 महीने का लॉकडाउन झेलने के बाद शायद ही कोई दोबारा वो मंजर देखना चाहता हो। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, पंकज जैन और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यही अपील की जा रही है। और हमारी एक छोटी सी गलती हमारे साथ पूरे परिवार को और साथ ही बाकी लोगों को मुश्किलों में डाल सकती है। इसी वजह से आपको बेहद सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन मौजूदा वक्त एक तरफ ठंड है, दूसरी तरफ जिस तरह से प्रदूषण के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और तीसरी तरफ कोरोना की दूसरी लहर की ये दहशत, जिसने लोगों के सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त देश के मशहूर बड़े डॉक्टर नरेश त्रेहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चेयरमैन हैं मेदांता ग्रुप के। सब बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही, मौजूदा जो वक्त है वो कितना ज्यादा खतरनाक, क्योंकि न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े लोगों को दहशत में डाल रहे हैं, परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। तो क्या सलाह देंगे आप लोगों को मौजूदा दौर में, वो कौन कौन से एहतियात बरतें जो बहुत ज्यादा जरूरी है? तो आज के दिन में हमारे सामने 2 संकट इकट्ठे आ गए हैं। एक तो कोरोना का, क्योंकि जब ये जो सेलिब्रेशंस हुए, दिवाली हुई, उसकी वजह से बहुत लोगों ने लापरवाही करी और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए बिना मास्क के, तो एक तो उसकी वजह से ये संक्रमण बहुत बड़ा है। दूसरा जो पोल्यूशन आ गई है, जिसका एयर क्वालिटी इतनी घटिया हो गई है, और एसपी जो 2.5 पार्टिकल मैटर है, वो उसकी संख्या बहुत बढ़ गई है हमारे एनवायरनमेंट में। तो इससे हमें 2 चीजों से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वायरस एक तो जो लग रहा है एक दूसरे से लग ही रहा है, पर दूसरा ये भी आज के दिन पूरा एहतियात है कि जो 2.5 पार्टिकल है उसके ऊपर भी वायरस लग के आपके लंग्स के अंदर बड़ी आसानी से जा सकता है। और दूसरा, ये कार्बन वैसे ही इरिटेट करता है लंग्स को और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, तो उसमें इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी होती है, तो वायरस के लिए अटैक करने के लिए और भी आसानी हो जाती है। तो ये दोनों की वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम आया है अभी। इसका मतलब ये है कि आज के दिन हमारे पास इलाज नहीं है, हमारे पास वैक्सीन में अभी फिर भी 2-3 महीने का गैप है। अगर जो आई अच्छी अभी पता नहीं है, पर लगता है कि आ जाएगी जी। तब तक हमें इतना एहतियात यूज करना है कि हर टाइम अपना मास्क पहन के किसी से भी बात करें, मिले जुलेंगे, अपना डिस्टेंस रखना है, मास्क रखना है और हाथ की सफाई रखनी है। ये तीनों चीजें इवन डबल आप कंपल्शन से आज करें, क्योंकि डेंजर भी डबल हो गया है। बिल्कुल, इसीलिए जो बचना है, और ये जरूरी है बचना, क्योंकि इससे जितने लोगों को अब हो रहा है, हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो बिल्कुल मतलब बर्स्ट कर रही हैं अपनी सीम्स के ऊपर। तो इसलिए बहुत बड़ी मुश्किल में है लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा, लोगों की मृत्यु भी हो रही है इसी वजह से। और ऐसा होता है कि जैसे हमारे युवा जो हैं वो सोचते हैं कि अगर जो हमें लग गया तो हम ठीक हो जाएंगे। ये गलत बात है, क्योंकि इसके 2 पहलू हैं। एक तो कई युवा हैं जिनकी जान चली गई, बहुत सीवियर लंग प्रॉब्लम हो जाता है, वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा।
और दूसरा, अगर जो आपने अपने बुजुर्गों को घर पे दिया और उनकी हालात खराब हो गए या मृत्यु हो गई, तो आप सारी जिंदगी पछताएंगे कि आपने ऐसा काम किया। इसीलिए तो मैं बिल्कुल वार्निंग देना चाहता हूं कि आज के दिन डबल चौकन्ना रहना है हमें। जो रोज दिन में 10 बार 20 बार सुनाई दे रहा है कि अपने मास्क रखना है अपने ऊपर, लोगों से पास आके बात नहीं करनी है, हाथों की सफाई करते रहें, तो इसलिए ये हमारा एक ही जो हमारे पास वेपन है इसको कंटेन करने के लिए। और अगर जो जनता मानती है इस बात को, तो यकीनन हम जीतेंगे, यकीनन हम इसको कंट्रोल करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं और यकीनन जब देश के बड़े डॉक्टर्स लगातार इस तरह की अपील करें तो लोगों को बिना कुछ सोचे इस बात को माननी चाहिए, क्योंकि ये जो मौजूदा वक्त है ये बहुत ज्यादा डराने वाला है और इसी वजह से 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा ले। अगला सवाल आपसे मेरा यह है डॉक्टर नरेश त्रेहन, गृह मंत्रालय की ओर से अभी गाइडलाइन जारी की गई है और सीधे सीधे कहा गया है कि बुजुर्ग और बच्चे घर में रहें, उन्हें कतई बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? क्योंकि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो है जो बुजुर्ग है या जिनको कोमॉर्बिडिटी भी है, चाहे वो 50 साल के हो, 45 साल के हो, जिनको सीवियर डायबिटीज है, जिनको कैंसर की हिस्ट्री है, जिनको लंग डिजीज की हिस्ट्री है, और बच्चों को, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पूरा डेवलप नहीं होता, उनके लिए ये लॉकडाउन ही समझा जाए। बिल्कुल। इसीलिए स्कूल नहीं खुल रहे। बुजुर्गों को तो वैसे भी ये जो आजकल की पोल्यूशन की हवा है उससे भी बहुत खतरा है, तो घर में ही रहें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और ये कोई लापरवाही, जो बच्चे हैं आपके घर में, उनको भी ये बार बार समझाएं कि लापरवाही नहीं करनी है। ऐसे सोशलाइजेशन और 1-2 महीने नहीं कर सके तो कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं है। हमने 9 महीने से ये एहतियात यूज किया है, इसको और 2-3 महीने करेंगे तो हिंदुस्तान खुद भी बचोगे, आपकी कम्युनिटी भी बचेगी, बुजुर्ग भी बचेंगे और हिंदुस्तान भी बचेगा। क्योंकि अगर जो फिर से लॉकडाउन करना पड़ा और इकोनॉमिक कंडीशन ऑलरेडी इतनी लोगों की खराब हो चुकी है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसका बहुत बड़ा डेंजर है। तो इसीलिए ये हमें समझना है, चाहे देशभक्ति कहो चाहे कुछ कहो, मतलब ये है कि हमें हर एक शख्स को इसमें कंट्रीब्यूट करना है। जो आप फोटो दिखा रहे हैं उसमें तो दिख ही रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। अब बार बार कह के, बार बार ये बोल के, अगर जो ये हालत हो रही है, लोग सुन ही नहीं रहे, तो प्राइम मिनिस्टर बार बार आके यही अपील कर रहे हैं, सारे डॉक्टर कर रहे हैं, सारे नेता कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। और आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि इसके ऊपर पूरी तवज्जो लगाए रखी है आप लोगों ने दिन रात। इसके बावजूद भी जो इफेक्ट है सो है, पर ये लोगों को इतनी गलती है, क्योंकि ये हम तो देखते हैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से कि छोटे 30, 35, 25 साल के लोग जो आए, उनकी ट्रीटमेंट हुई और उनके लंग्स इतने इफेक्ट हो गए कि उनको कई महीने लगेंगे या हो सकता है जिंदगी भर उनके लंग्स स्कार हो जाए। तो इतना जानते हुए अगर जो लोग नहीं करना चाहते तो इसका क्या इलाज है? ये तो हम कोशिश में तो लगे रहें और सारा टाइम इसी पे तवज्जो रखें कि पब्लिक को वार्निंग ही रखें सारा टाइम, तो यही होपफुली हमें फायदा होगा। डॉक्टर्स को तो वैसे भी भगवान का रूप माना जाता है और मौजूदा कोरोना के दौर में हम सब ने देखा कि कैसे जान हथेली पर रखकर आप सब ने इस देश की सेवा की है। और यकीनन आप जो बात कह रहे हैं, लोगों को उस बात को बिल्कुल अक्षरशः मान लेनी चाहिए। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है, 2 महत्वपूर्ण बातें। एक तो वो जो लोग अपने घरों से बाहर जा रहे हैं और उनके घर में बच्चे और बुजुर्ग हैं, वो जब अपने घर पर वापस लौटते हैं तो वो क्या करें? अगर मान लीजिए भीड़ भाड़ या किसी भी ऑफिस में वो काम करते हैं और जी सर प्लीज। पहला काम तो वो अपने कपड़े चेंज करें, नहाएं जी, और गार्गल करें सॉल्ट और गर्म पानी के साथ, उसके साथ गार्गल करें, तब वो लोगों से मिले। क्योंकि अगर जो उनको ये वायरस इनहेल किया है उन्होंने और अभी भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, तो गार्गलिंग से फायदा हो सकता है। इससे काफी इफेक्टिव पाया गया है कि सारा जो म्यूकस इकट्ठा हुआ है वो बाहर आ जाए, तो इसका जो संक्रमण का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। दूसरा, अगर जो बुजुर्गों के पास जाएं तो आप मास्क पहन के जाएं, क्योंकि उनकी जो वल्नरेबिलिटी बहुत है। हमने देखे, हम तो रोज देख रहे हैं, हमारे आईसीयूज फुल है बुजुर्गों के साथ। 72, 78, 92 तक की उम्र तक लोग आए हैं। अच्छी बात यह है कि काफी सारे जो ठीक टाइम पहुंचे वो तो बच गए हैं, पर जो बहुत लेट आए
उनको बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग क्या करते हैं कि दिन भर तो वो वेट करते हैं, जब रात पड़ी तब वो पैनिक करना शुरू करते हैं और बेड ढूंढना शुरू करते हैं रात को 10 बजे 12 बजे। वो नहीं करना है। अगर जो आपको कुछ तकलीफ हो रही है, एहसास हो रहा है कि हॉस्पिटल जाने की या डॉक्टर एडवाइस देता है, तो वेट मत करें, दिन में कांटेक्ट करें, दिन में हम अकोमोडेट करें। रात को एक तो आपको परेशानी होगी, एक बेड ढूंढना मुश्किल होगा उस टाइम। सो इसीलिए मेरी ये अपील ये भी है कि प्लीज अगर जो आपको तकलीफ हो रही है, सांस की तकलीफ हो रही है, फीवर बहुत दिनों से हो रहा है, सीटी कराया गया, उसमें अगर जो पैचेस निकले हैं, तो फिर डिले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो हमारे पास ट्रीटमेंट है इसकी, उसकी इफेक्टिवनेस सिर्फ अर्ली स्टेज से अगर जो शुरू करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जो लोग लेट आते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ होती है, अभी भी उनको बचा भी लेते हैं, पर फिर भी उनकी लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम रहेगा उनके लिए। ये हार्ट को भी इफेक्ट करता है, लंग्स को भी करता है, किडनीज को भी करता है, ब्रेन और लिवर को भी करता है। इसलिए ये वायरस हर ऑर्गन में पाया गया है। तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर जो सिर्फ हमारे लंग्स में जाएगा हम रिकवर हो जाएंगे। नहीं, कई लोगों की किडनीज चली गई जो कभी रिकवर नहीं हो रही हैं, लिवर फेलियर हो गया, ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया। तो मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, पर मेरी अपील जो है ये सिंसियर है लोगों को कि हर शख्स को अपनी हिफाजत करनी है। इससे आपकी भी हेल्प होगी, कम्युनिटी भी होगी, और जो हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं जो 9 महीने से लगे हुए हैं दिन रात, बिल्कुल उनका वो भी कभी एग्जॉस्ट होके गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए आप प्लीज इस पे तवज्जो दें, और मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को संभालें। सिर्फ हमें लगता है कि 2-3 महीने का और कष्ट है, वैक्सीन आ जाएगी, फिर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में होपफुली रिटर्न कर सकेंगे। वैक्सीन आ जाएगी तो क्या चेहरे से मास्क भी उतर जाएगा? इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक और सवाल मन में है। वो सवाल ये है कि मौजूदा दौर में जिस तरह से हम देखते हुए चले जा रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौसम भी बदल रहा है। ऐसे में ये पहचान करना मुश्किल हो जाएगा कि अगर हमें सर्दी, जुकाम, बुखार है तो वो बदलते हुए मौसम की वजह है या फिर मुझे कोरोना है। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए मिल जाते हैं कि मौसम बदल रहा है, इस वजह से मुझे बुखार या फिर जुकाम हो गया है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? तो ऐसा है कि एक तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इमीडिएटली जी। अगर जो 2-3 दिन तक ये खांसी जुकाम ठीक नहीं हुआ, जो नॉर्मल फ्लू होता है इस टाइम, वो 24 घंटे 48 घंटे में अपना ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर जो नहीं होता तो अपना RT-PCR जरूर कराएं, अपना टेस्ट करा लें, उससे जाहिर हो जाएगा कि आपको कोरोना है कि नहीं। क्योंकि अगर जो नहीं है तो एक तो अपने मन की संतुष्टि हो जाती है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर जो पॉजिटिव है तो अच्छा हुआ, पता लग गया कि उसकी राइट ट्रीटमेंट शुरू करी जा सके। बिल्कुल। पर अपने घर में अपने आप को मत ट्रीट करें, आजकल बहुत खतरनाक टाइम है। जो भी आपके फिजिशियन हैं, जो भी आसपास के डॉक्टर हैं, जो हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स हैं, उसमें अपना पूरा एक कनेक्शन कर ले और एग्जामिन करके कि किसी डॉक्टर की गाइडेंस में आप रहें। अगर जो गाइडेंस में रहेंगे तो डॉक्टर्स आपको गाइड करते रहेंगे कि हाँ अब टेस्ट कराना है, अब सीटी कराना है, अब हॉस्पिटल में जाना है, कि घर पे सेफ है। ये सब बातें बहुत जरूरी हैं कि हम इस टाइम में फॉलो करें। ये बहुत जरूरी बात आपने बताई है। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर नरेश त्रिहन आपसे ये है, 2-3 महीनों का जिक्र आप भी कर रहे हैं और सरकार की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि 3 से 4 महीने के भीतर वैक्सीन आ जाएगी और फिर वो लगना शुरू हो जाएगा। जो डोजेस लगेंगे उसकी वो पूरी प्रक्रिया क्या होती है, और साथ ही बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे शिकायत करते हुए। हम लोग भी लोगों के पास जाते हैं जो मास्क नहीं पहन के रखे हुए होते हैं, उनसे सवाल पूछो तो उनका कहना होता है कि मास्क पहनने से हमारा दम घुटता है, इस वजह से वो बार बार मास्क को हटाते हैं। तो उनके लिए क्या सलाह, और क्या जब वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद चेहरे से मास्क उतरने लगेगा, इस तरह की उम्मीद की जाए? हाँ, जरूर उतरने लगेगा। और दूसरी बात यह है कि जो आज के दिन जो आप कहते हैं कि हमारा सांस घुटता है, देखो मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, सारे लोग जाते हैं, हम सारा दिन मास्क पहनते हैं जी। ये कोई जरूरी नहीं है, इसके ये यूज्ड टू हो जाता है आदमी। ये नहीं कि ये ऐसी चीज है कि जो जिससे आपको तकलीफ हो रही है, ये मोर मेंटल है रादर देन फिजिकल। दूसरी बात, आप अलग चले जाएं, खुली हवा में चले जाएं, थोड़ी देर लोगों से दूर रह के अगर जो आप ब्रीदिंग करना चाहते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। ये तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है,
इसीलिए अगर जो आप डिस्टेंस रखेंगे तो आप ब्रीथ कर सकते हैं, अपना मास्क उतार सकते हैं। इसीलिए ये तो इमीडिएट बात है। वैक्सीन की बात यह है कि आज के दिन कई फ्रंट रनर वैक्सीन हैं, जो अमेरिका में 2 हैं जिनके ऊपर काफी बड़ी स्टडी करी गई है, जो एक फाइजर की है, एक मॉडर्ना की है जी। उसकी जो फाइनल एनालिसिस जो है 10 दिसंबर को यूएस एफडीए करेगा। उससे पता लग जाएगा कि इसकी अप्रूवल आ रही है एज फॉर इमरजेंसी यूज जी। पर वो हमें उपलब्ध होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके डोसेस ही बहुत कम बन रहे हैं। उसकी जो उसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्रीज का टेम्परेचर चाहिए, जो बहुत मुश्किल है। तो ये उसकी एक्सपोर्ट जो है मेरे को लगता नहीं है कि शुरू में होगी। हमारी जो उम्मीद है, जो हिंदुस्तान में बन रही है वैक्सीन, 3 वैक्सीन जो फ्रंट रनर्स हैं। एक तो हो गई जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो सिरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, उन्होंने ऑलरेडी 40 मिलियन डोजेस बना लिए हैं और वो कहते हैं कि 100 मिलियन बन जाएंगे दिसंबर तक। ये तो एक राहत है कि कुछ लोगों को तो ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो सकता है, पर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पूरे एनालाइज नहीं हुए हैं। जो इंफॉर्मेशन आज आ रही है वैक्सीन के बारे में, वो कंपनीज दे रही हैं। साइंटिफिक एनालिसिस जो हम उसका रिगर होता है, जिसके थ्रू इसकी इवैल्यूएशन होती है इमरजेंसी बेसिस पे भी, वो अभी नहीं हुई है। तो डेटा आएगा, डेटा एनालाइज होगा, फिर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं चाहूंगी। एक बड़ी तादाद है हिंदुस्तान में भी जिनको एक बार कोरोना हो चुका है, चाहे उनके सिम्टम्स दिखे हों या फिर नहीं दिखे हों। उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में यह है कि एक बार मुझे हो चुका है तो वो दोबारा नहीं होगा, और फिर वो तमाम एहतियात जो अपनाए जाने चाहिए उसको लेकर उनका अप्रोच बहुत ही ढीला ढाला सा है। तो उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? जिसको हो गया है वो 3-4 हफ्ते बाद अपने जो एंटीबॉडीज हैं वो चेक करवा लें। अगर जो एंटीबॉडीज हैं और स्ट्रांग है, तब तो आपके चांसेस री इन्फेक्शन के बहुत बहुत कम है। पर कई लोग हैं जिनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हुए थे, जिनकी बॉडी ने रिएक्ट किया ही नहीं, क्योंकि उनको सिम्टम्स ही नहीं हुए थे, बहुत माइल्ड अटैक था, तो उनकी प्रोटेक्शन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उनके एंटीबॉडीज ही नहीं बने। तो उनको तो पूरा एहतियात रखना है, जिसको जैसे नहीं हुआ था। पर जिनको हुआ भी था जी, ये कोई जरूरी नहीं कि आप जबरदस्ती लोगों के पास जाएं, फिर भी एहतियात थोड़ा यूज करें। हाँ, आपको रिपीट इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। ये असलियत है कि आज के दिन में वर्ल्ड वाइड बहुत इनफ्रीक्वेंट केसेस पाए गए हैं कि सेकंड टाइम इन्फेक्शन हुआ हो। तो इसीलिए 100% प्रूफ तो नहीं है, पर काफी सारी आपको सिक्योरिटी है। पर जिनके माइल्ड केसेस थे उनको नहीं बिहेव करना चाहिए ऐसे, और सबकी अगर जो एंटीबॉडीज चेक हो जाएंगी तो उससे ये भी पता लग जाएगा कि कितनी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम चल रहे हैं। जैसे सर्वे हुए थे, उसमें पता लगा 25% को हुआ है। अगर जो ऐसा बढ़ता गया और 3 महीने में जो 40-50% की तरफ चला, तो इससे भी ज्यादा होगा हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश त्रेहन आज तक से जुड़ने के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी एक ऐसे वक्त में जब हर एक नागरिक को जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर दूसरी लहर की दस्तक होती है हिंदुस्तान में तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। इसी वजह से डॉक्टर नरेश त्रेहन ने जो बातें बताई हैं उसका ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर बनी हुई है, कहीं जाएगा। नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर एक बार फिर से आप तक पहुंचाते हैं। कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े के मद्देनजर गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कोरोना पर केंद्र की ये नई गाइडलाइंस है। कंटेनमेंट जोन्स में सख्ती पर जोर दिया गया है। राज्य अपनी मर्जी से नाइट कर्फ्यू तो लगा सकेंगे, लेकिन लॉकडाउन का फैसला वो नहीं ले पाएंगे। बच्चे और बुजुर्गों को घर में ही रहने की हिदायत दी गई है, यानी कि घर से बच्चे और बुजुर्ग नहीं निकले, क्योंकि इनमें संक्रमण होने का खतरा ज्यादा है। गाइडलाइंस में लॉकडाउन की बात नहीं की गई है, यानी कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन पर सख्ती और साथ ही अंतर्राज्यीय आवाजाही पर रोक का फैसला भी केंद्र ही करेगा। इस पर राज्य सरकारें आपस में कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को कोरोना पर ये नई गाइडलाइन जारी की है। इनमें केंद्र का फोकस कंटेनमेंट जोन पर है। सरकार ने यहां राज्यों से सख्ती और सावधानी बरतने के लिए कहा है। राज्यों को छूट दी गई है कि वो अपने हालात के हिसाब से पाबंदियां लागू कर सकते हैं।
तो ये गृह मंत्रालय की ओर से जो बड़ा फैसला लिया गया है, राज्यों को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन लॉकडाउन का फैसला राज्य सरकारें नहीं लेंगी, केंद्र ही उस पर आखिरी फैसला लेगा। लेकिन मौजूदा हालात में अभी इस बात पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको जल्दी से लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर कोरोना के चलते पाबंदियां तो कई राज्यों में शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सबसे सख्त कदम महाराष्ट्र सरकार की ओर से उठाए गए हैं। आज से दिल्ली, गुजरात, गोवा और राजस्थान से महाराष्ट्र पहुंचने वाले सभी यात्रियों को कोरोना टेस्ट के बाद ही एंट्री मिल पाएगी, चाहे वो ट्रेन से पहुंचे या फिर प्लेन से। नियम लागू होने के पहले दिन महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की खासा कसरत हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। एक वो दौर था जब महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार देखकर पूरा देश दहल रहा था। एक वक्त यह है जब देश के बाकी हिस्सों में संक्रमण का हाल देखकर महाराष्ट्र अपनी खैरियत के लिए फिक्रमंद हो गया है। विमान सेवा और ट्रेनें पहले ही शुरू हो चुकी हैं, लिहाजा महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को डर है कि ज्यादा प्रभावित राज्यों से उनके राज्य में आने वाले लोग कहीं संक्रमण और न फैला दें। लिहाजा बाहर से आने वालों की कोरोना जांच का आदेश दिया गया था, जो आज से लागू हो गया। गेट पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर जितने भी इन 5 राज्यों से, खास तौर से 5 राज्यों यानी कि एनसीआर के इलाके को अगर हम मिला लें कि राजधानी दिल्ली से वो फ्लाइट पकड़ते हैं, तो यहाँ से जितने भी यात्री आने वाले हैं उन सभी के ऊपर ये नए नियम लागू होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर से अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर 96 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट मांगा गया है और जितने भी बॉर्डर हैं जो क्रॉस करके बाई रोड आते हैं वहाँ पर जांच की जाएगी, तभी लोगों को एंट्री की इजाजत मिलेगी। नया नियम लागू होने के पहले दिन जिसका अंदाज था वही हुआ। एयरपोर्ट पर उतरे लोग घंटों घंटों तक पहले जांच और फिर रिपोर्ट के इंतजार में अंदर ही बैठे रहे और बाहर उनके परिवार के लोग परेशान रहे। मेरी सिस्टर एंड मेरे भांजी नीज आए हैं दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट से। दे लैंडेड एट 12:40, बट अभी तक उनको बाहर नहीं छोड़ा गया है क्योंकि सब पैसेंजर्स को रोका जा रहा है जिनको कोविड RT-PCR का रिपोर्ट्स लेके आना है, एंड दे आर चार्जिंग नाउ 1400 रुपीज, विच इज नॉट गुड एक्चुअली। महाराष्ट्र सरकार ने ये नियम 4 राज्यों के लोगों के लिए लागू किया है। दिल्ली, NCR, गुजरात, गोवा और राजस्थान के लोगों को टेस्ट करवाना जरूरी होगा या फिर 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट एयरपोर्ट पर दिखानी होगी। यही नियम ट्रेन से महाराष्ट्र पहुंचने वाले यात्रियों पर भी लागू है। 4 राज्यों से महाराष्ट्र पहुंचने वाले यात्रियों को 96 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी या फिर स्टेशन पर उनकी जांच की जाएगी। तो मुंबई से आपने मेरी रिपोर्ट देखी, वहां पर नए नियम आज से लागू कर दिए गए हैं, लेकिन आपको बता दें तमाम दूसरे राज्यों की सरकारें भी अपनी अपनी जनता के हिसाब से कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री अनिल विज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज तक पर बहुत स्वागत है साहब आपका। और आपने तो कोवैक्सीन का टीका भी लगवा लिया है वॉलंटियर के तौर पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि टीका लगवाए जाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीदों का वो टीका है, या फिर ये कह सकते हैं कि मौजूदा दौर की संजीवनी बूटी जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है बेसब्री से। मैंने ट्रायल का इंजेक्शन लगवाया और वो इसलिए लगवाया कि हम दूसरों को कहते रहें कि आप इंजेक्शन लगवाइए और हम खुद ना लगवाएं, तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि लगभग 26,000 लोगों को ये टीका लगना है। टीका लगेगा तभी रिसर्चर्स किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो वैक्सीन बनाई गई है वो ठीक है या नहीं है। जहां तक आपने पूछा मैं टीका लगा के बिल्कुल ठीक हूँ, अपने रूटीन काम कर रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई भी मेरे ऊपर रिएक्शन नहीं। और पूरा देश यही कामना करेगा कि वो टीका 100% सफल रहे, ताकि उससे न सिर्फ आपका बल्कि पूरे देश का, आम लोगों का फायदा मिले और जल्द से जल्द वैक्सीन हम सबके बीच में हो। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, हरियाणा में भी आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तमाम नई गाइडलाइंस भी अब केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई हैं, तो अपने लोगों को बचाने के लिए आप लोग किस तरह के एहतियाती उपाय करने जा रहे हैं? और साथ ही सरकार की ओर से क्या ये भी फैसला लिया गया है कि हरियाणा में 1 करोड़ फ्री मास्क को बांटा जाएगा, ताकि लोगों से ये अपील की जा सके कि वो मास्क लगाकर ही बाहर निकले? बिल्कुल, देखिए हमारे सामने 2 रास्ते हैं केवल इस कोरोना बीमारी से बचने के लिए। पहला रास्ता है कि लॉकडाउन लगाया जाए और दूसरा रास्ता है कि सख्ती की जाए। मैंने दूसरे रास्ते को अख्तियार करने का फैसला किया है और मैंने सभी अधिकारियों को, सभी एसपीज को, सभी डीसीज को मैंने आदेश दिया है कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से लागू करवाइए, सख्ती से सारों को मास्क डालने के लिए कहिए, नहीं डालते हैं तो आप उनके चालान कीजिए।
और उनका एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाइए जगह जगह पर। मैंने खुद बाजार में खड़े होकर मास्क बांटे हैं और बाकी संस्थाओं को भी हमने अपील की है कि आप भी मास्क बांटिए, एक मूवमेंट चलाएं हम, ताकि कोरोना से बचा जा सके, और यही इसका एक तरीका है। कई राज्य सरकारों की ओर से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। महाराष्ट्र में आज से नए नियम लागू हो गए हैं कि 5 राज्यों से, जिनमें दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से जो लोग वहां पर जाएंगे उनको आरटी-पीसीआर का 72 घंटे की रिपोर्ट लेकर ही जानी पड़ेगी, तभी उनको एंट्री मिलेगी। हरियाणा सरकार भी क्या इस तरह से कोई फैसला ले सकती है आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि दिल्ली से हरियाणा सटा हुआ है और दिल्ली में लगातार आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, उसके मद्देनजर क्या कोई फैसला आप लोग ले सकते हैं? कर्फ्यू नहीं हम लगाने की सोच रहे, ना हम किसी प्रकार का लॉकडाउन लगाने की सोच रहे। हम समझते हैं कि हम अपने उपायों से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली थी, कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी बैठे थे और उन्होंने उसमें कहा है कि जो संक्रमण की दर है उसको 5% से नीचे लाइए और जो मृत्यु दर है उसको 1% से नीचे लाइए। और मैं समझता हूं कि हम अपने प्रयासों से उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, हम लोगों को बचा सकते हैं। हमने अपने प्रदेश में जो संक्रमित लोग हैं उनके उपचार के लिए भी हमने सभी प्रकार के तैयारियां की हैं। हमने सभी मेडिकल कॉलेजेस में क्रिटिकल कोरोना केयर सेंटर भी हमने स्थापित किए हैं, ताकि अगर जो क्रिटिकल केसेस हों वो जा सकें। और मैंने अपने पीजीआई रोहतक में पोस्ट कोरोना केयर एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की है, ताकि कोरोना के बाद भी लोगों में बहुत प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं जिनको स्टडी करना आवश्यक है, जिनका उपचार करना आवश्यक है। कई तरह के हैं, किसी को कोई बीमारी हो रही है, किसी को कोई बीमारी हो रही है, हालांकि कोरोना उनका नेगेटिव हो चुका, तो उनके लिए भी एक सेंटर खोलने की जरूरत थी। मैंने उनके लिए भी सेंटर खोला है। और हरियाणा में होम आइसोलेशन में हमारे आधे से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में है। होम आइसोलेशन में भी मेरे स्वास्थ्य विभाग की टीम हर दूसरे दिन उन लोगों को विजिट करने जाती है, उनको मेडिसिन देती है, उनका हालचाल पूछती है, और इसी से हम अपनी जो रिकवरी रेट है उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं। हमारी रिकवरी रेट 90 के आसपास है और हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं। सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है, लेकिन मेरा अगला सवाल ये कि आपने खुद कहा कि बाजारों में जाकर, अलग अलग हिस्सों में जाकर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि लोग कम से कम 2 गज की दूरी और मास्क जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है इसका पालन करें। बावजूद इसके न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के बाकी हिस्सों से भी, क्योंकि पूरा देश आपको सुन रहा है इस वक्त, लोग कह रहे हैं कि अब तो कोरोना क्या बिगाड़ लेगा, एक बार जिसको हो गया है वो एहतियात नहीं बरतते हैं, तमाम तरह की लापरवाही उनकी ओर से बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को क्या सलाह देंगे? शादी विवाह के सीजन भी आ रहे हैं जिसमें भारी तादाद में लोग पहुंच जा रहे हैं शामिल होने के लिए, मास्क हटा देते हैं लोग फोटोग्राफी करने के लिए, तो उन लोगों को आप कैसे जागरूक करेंगे? उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि इस कोरोना में जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है उनसे जाके उनका हाल और फिर बताइए कि मास्क डालना जरूरी है या नहीं, 2 गज की जरूरी है या नहीं। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी चलेगी और जिंदगी भी चलेगी। हम किसी को नहीं रोक सकते, ना लड़ाई रोक सकते हैं ना जिंदगी को रोक सकते हैं। दोनों चीजें चलनी है तो कायदे के साथ चलना पड़ेगा, नियम के साथ चलना पड़ेगा, जो कोरोना के गाइडलाइंस बताई गई हैं उसके साथ चलना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी ने त्योहारी सीजन से पहले स्वयं आकर राष्ट्र के नाम संदेश में ये इस पर जोर दिया कि 2 गज की दूरी और मास्क आप लगाकर रखें ताकि कोरोना से बचा जा सके। बिल्कुल, और लोगों को इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक ये तमाम एहतियाती उपाय जरूर अपनाएं ताकि न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार को भी महफूज वो रख पाएं। और लगातार वो तस्वीरें मैं चाहूंगी एक बार फिर से दिखाई जाए हमारे दर्शकों को, जब अनिल विज जी ने खुद वॉलेंटियर के तौर पर कोरोना की कोवैक्सीन लगवाई है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर, पहला डोज तो आपको लग चुका है, आगे क्या और भी आपको डोज लगने वाले हैं? एंटीबॉडी आपकी शरीर में डेवलप हो गई है, इस बारे में कैसे पता चलेगा? इसके आगे की पूरी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। एंटीबॉडी डेवलप होती है वो कुछ दिन के बाद जाकर होती है, तो 14 दिन से बननी शुरू होती है, 42 दिन पर जाके पूरी होती है। अभी वो मुझको 28 दिन के बाद एक टीका और लगाएंगे, 28 दिन के बाद। और उन्होंने मेरे से कंसेंट लिए है कि हम पूरा साल आप पर स्टडी करना चाहते हैं। मैंने कहा जो भी करना है, जो भी आपने मेरे ऊपर प्रयोग करना है आप करिए,
मैं अपने आप को पूरी तरह से प्रस्तुत करता हूँ। वो 1 साल में हर महीने मेरे सारे टेस्ट करेंगे, मेरा ब्लड टेस्ट करेंगे और सभी प्रकार के टेस्ट करेंगे कि इनकी वैक्सीन किस-किस महीने में जाकर क्या-क्या असर डालती है। आपने कहा कि पूरे 1 साल तक आप पर टेस्ट किए जाएंगे और आप इसके लिए तैयार हैं। क्या किसी तरह का डर नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी, इस बीमारी को लेकर भी अलग-अलग तरह की राय है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर्स भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। क्या आपके मन में इस बात का डर नहीं है कि कोई वैक्सीन अगर रिएक्ट कर गई गलत तरीके से तो आपको नुकसान हो सकता है? नहीं, रिएक्ट कर सकती है, ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार था, इसीलिए मैंने अपने आप को ऑफर किया कि कोई भी हो, आखिरकार आप बताइए रिसर्चर्स किसी वैक्सीन को कैसे बनाएंगे? उसका जो ट्रायल होना है वो होना तो इंसानों पर ही है, वो कुछ जानवरों पर तो हो नहीं सकता। तो इंसानों को आगे तो आना ही पड़ेगा। वो मैं नहीं होऊंगा, कोई और होगा। मेरी जिंदगी और उनकी जिंदगी सबकी बराबर है, सबकी जिंदगी एक समान है। तो अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, संसार को आगे बढ़ना है, तो रिसर्च के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। और मेरे आगे आने का नतीजा ये हुआ कि ये 3 दिन में 400 लोगों ने अपने आप को ऑफर किया है पीजीआई रोहतक में अपने इस ट्रायल कराने के लिए। और यहाँ तक है कि हमारे पीजीआई के वाइस चांसलर ओपी कालरा ने भी खुद इसकी वैक्सीन ली है। कल उसकी उन्होंने ट्रायल के लिए इंजेक्शन लगवाया है। तो इसलिए हम आगे आते हैं, इसलिए मैं आगे आया ताकि लोगों में जो भय है कि पकड़ के ना लाने पड़े, जबरदस्ती ना लोगों को टीका लगाना पड़े, उनके ऊपर स्टडी नहीं हो सकती। उनका इंजेक्शन के बाद क्या हुआ, क्या तापमान हुआ, बीपी बढ़ा उनका, शुगर बढ़ गई उनके ऊपर स्टडी नहीं हो सकती, क्योंकि उनको जबरदस्ती पकड़ के लगाया जाता है। और अगर कुछ स्वेच्छा से लोग कराएंगे तो उसके ऊपर बेहतर स्टडी हो सकती है, बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं और बेहतर हमारे सामने वैक्सीन हमारे सामने आ सकती है। मानवता को बचाने के लिए आपकी ओर से ये जो योगदान दिया जा रहा है, यकीनन इसको हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया अनिल विज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। उम्मीद यही कि जो ट्रायल आपके ऊपर हो रहा है वैक्सीन का, जल्द से जल्द उसमें हिंदुस्तान को सफलता मिले और जल्दी ही ये वैक्सीन लोगों के बीच आए ताकि कोरोना महामारी को खत्म किया जा सके और लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।